lecture room. This is Dr. Jaya Kushwa, Assistant Professor, Mathematics Department. So students, in our previous chapter, we studied about the matrix, which is very much related with the determinant. Today we are going to study about determinant. Determinant means that, first of all, we discuss about what is a recalling of matrix. Matrix was an arrangement of some elements in row and column wise, okay, as we see in the front. And this concept of determinant has given by the P.S. Laplace. As we see here, these two equations, so we can arrange these two equations in matrices form. This is the matrix form of this one. Here a1x plus b1y equal to c1. There are three constants we see, a1, b1, c1, and two variables x and y. That means here we are having two linear equation in two variables x and y. So we can arrange these equations in the form of matrix, okay. So whenever we want to solve this matrix and if we want to put this matrix equal to a numeral, then we have to use a new concept, determinant. Determinant means that if a square matrix, for finding a determinant, this is the basically first requirement that the matrix should be a square matrix. Whenever we find a determinant, we have to take a square matrix from the given matrix form. So for every matrix, square matrix, we can associate a number, रियल हो या कॉम्प्लेक्स, वो कोई भी नंबर हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. तो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किसी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट करके उसके इक्वल लिख सकते हैं. मैट्रिक्स का सॉल्यूशन होता है एक्चुअल में डिटर्मिनेंट. तो आज हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने जा रहे हैं. ये कि आपकी एनसीईआरटी की अगर कोई बुक होगी जो सीबीएसई, एमपी बोर्ड सभी लोग फॉलो करते हैं इस चीज़ को, आईसीएसई में भी करते हैं, तो वहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में ये आपको चैप्टर नंबर 4 मिलेगा. और चैप्टर नंबर 4 मोस्ट ऑफ कोरिलेटेड विथ मैट्रिक्स है चैप्टर नंबर 3 से, इसलिए हमने हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक लिया है वो है डिटर्मिनेंट. तो बहुत कुछ आप हमारे प्रीवियस चैप्टर से सीख चुके होंगे मैट्रिक्स के, कि मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, उसके ऑर्डर्स क्या होते हैं, उसके आगे उसका सोल्यूशन जब हम लेते हैं तो हमको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है. तो चलिए डिटर्मिनेंट के साथ हम स्टार्ट करते हैं. कि डिटर्मिनेंट, अगर हमारे को कोई मैट्रिक्स दिए, सपोज दैट दिस वन ए, दिस ए इज आर स्क्वायर मैट्रिक्स. हियर वी आर हैविंग 4 एलिमेंट्स अरेंज इन रो एंड कॉलम वाइज. लुक, ए बी इज इन अ रो, सी डी अगेन इन अ रो. सो हॉरिजॉन्टली हम लोग जो भी देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली जो लाइंस है वो हमारी रो है और वर्टिकली जो लाइंस है वो हमारी कॉलम्स है. इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना, डिटर्मिनेंट, अगेन आई रिपीट दैट डिटर्मिनेंट इज अ वे हाउ टू सॉल्व अ मैट्रिक्स, how we can put a matrix equal to a numeral. So ये एक सिस्टम है मैट्रिक्स को सॉल्व करने का. तो डिटर्मिनेंट इसका अगर हम निकालने चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स को हम जिस भी अल्फाबेटिकली नंबर से सिंबलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कैपिटल है, हमने इसको कैप्स लॉक ए से सिंबलाइज किया है. दिस वन इज आवर मैट्रिक्स. सो अगर इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सो वी हैव टू पुट दिस ए इन मॉडुलस फॉर्म. मॉडुलस पढ़ा होगा ना आपने, मॉडुलस जो हमने पढ़ा है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करता है, उस मॉडुलस के रिगार्डिंग हमको इस ए को डिटर्मिनेंट में रखना होता है. तो हमने यहाँ पे सिंबलाइज कर लिया कि वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. नाउ हाउ कैन वी फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? लेट्स गो फॉर दैट. सो फॉर दिस वी हैव टू अरेंज दीज एलिमेंट्स इन मॉडुलस फॉर्म. मैट्रिक्स का साइन अलग होता है. मैट्रिक्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि मैट्रिक्स जब भी हमको लेना है हम उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं. उसके लिए कोई दूसरा फॉर्म नहीं हो सकता कि आप उसको पैरेंथेसिस में लिख दीजिए या आप उसको मॉडुलस फॉर्म में लिख दीजिए. नहीं, इट इज़ अ रॉन्ग वे टू एक्सप्रेस एन मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स के लिए हमको हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट ही लेना होगा. अब इस स्क्वायर ब्रैकेट की जो मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करने के लिए जो डिटर्मिनेंट लेते हैं वो मॉडुलस फॉर्म में लेते हैं. तो जब अगर आपने किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है तो इट इज़ नॉट अ मैट्रिक्स, इट इज़ अ डिटर्मिनेंट. तो मैट्रिक्स फॉर्म का एक्सप्रेस करना है इस वाले फॉर्म में, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है मॉडुलस फॉर्म में. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट्स की प्लेसेस को देख लीजिए. एलिमेंट्स की प्लेसेस सेम एज ए मैट्रिक्स बिकॉज डिटर्मिनेंट इज अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, इट्स एन नेक्स्ट अरेंजमेंट. सो इसकी जो प्लेस पर A11 है वो डिटर्मिनेंट में भी A11 है, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की प्लेस पर. तो
तो हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले तो हम करेंगे डायगोनली मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट मीन्स ऊपर से नीचे, A11 का A22 में माइनस अदर दो पोर्शंस जो बचे हुए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में हम लोग ऐसा करना सीख रहे हैं। मैक्सिमम आपके 12th स्टैंडर्ड तक हमको 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3 तक के मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। इससे भी बड़ा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो अभी अपने कोर्स में नहीं है। तो जो हमारे कोर्स में अभी हम वही देख रहे हैं। ये 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में हमने क्या किया, पहले डायगोनली, सबसे पहले डायगोनली एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद रेस्टिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन वो किस में जाएगा, माइनस के सिंबल में। तो ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला, दैट मीन्स A11 मल्टीप्लाई बाय विथ 812 और उस A22 माइनस रेस्टिंग पोर्शंस। तो इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ छोटा सा, उसको हम लेकर के समझते हैं कि हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज whenever we go to find inverse of a matrix, it is very useful term for that formula, because whenever we find the A inverse, the formula of A inverse is equals to 1 upon determinant A multiply with adjoint A। तो adjoint A क्या चीज़ है, डिटर्मिनेंट A अभी हम समझ रहे हैं, adjoint A भी में हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे। इसलिए हमको ये डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट के बिहाफ पर हमारा बहुत बड़ा एप्लीकेशन आता है, हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल भी कब पॉसिबल होता है, उसकी कंडीशन भी डिटर्मिनेंट ही देता है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं हमारे इस एग्जाम्पल का, जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स के चैप्टर में, लेकिन मैं अगेन एंड अगेन रिवाइज करते जा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए इसको समझना। तो ये 2 क्रॉस 2 का अपना एक मैट्रिक्स था जिसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। इवेल्युएट दिस वन। डिटर्मिनेंट को हमेशा हम ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है आपको, छोटा सा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, इसको हम डेल्टा भी कहते हैं, और डिटर्मिनेंट के लिए भी सिंबलाइज फॉर्म है ये डेल्टा। जब भी आपको ये डेल्टा दिखा होगा तो हम समझ जाएंगे इस चैप्टर में डेल्टा अलग अलग चैप्टर्स वाइज, अलग अलग क्लास वाइज अपना एक अलग मीन रखता है, इसकी अलग मीनिंग होती है। लेकिन जब हम डिटर्मिनेंट में इस डेल्टा को देखेंगे, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये डेल्टा का मीन होता है डिटर्मिनेंट। ओके, तो डिटर्मिनेंट हम निकालने जा रहे हैं इसका, इवेल्युएट दिस वन। आप इस इवेल्युएट लिखने के बाद आपको कुछ नहीं लिखा है, केवल 2 यहाँ पर आपके पास मॉडुलस के साइन है, उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं जो रो और कॉलम वाइज जमे हुए हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो फॉर्मूला देखा है डायगोनली प्लेस के एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई डायगोनली प्लेस के एलिमेंट्स, देन माइनस अदर एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन। सो डायगोनली प्लेस पे हमारे पास कौन है, 2 and 2। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 में, तो अप 2 डाउन, ये हो गया 2 क्रॉस 2। माइनस का साइन फॉर्मूले में ही है, ये फॉर्मूला से एसोसिएट होता है, तो माइनस का साइन हमको फॉर्मूले में ही रखना है। हर ऑड प्लेस पर आपके पास माइनस आता चला जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसी हमारी टर्म्स रहेंगी डिटर्मिनेंट फॉर्म करने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास हमने क्या किया, डायगोनली प्लेसेस का मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस फॉर्मूले का है, उसके बाद हमको अदर एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे देखिए आपके पास में -1 है और 4, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स दैट माइनस का 4, तो ये हो गया आपके पास में माइनस का 4, माइनस अगेन प्लस 4 + 4 = 8। सो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 8। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कुछ वेरिएबल सा दिया हुआ, बहुत टफ नहीं है, इसको भी मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ, उसके बाद में आप नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, इवेल्युएट दिस वन means that we have to find the determinant of this expression. So what we have to do, first of all we have to multiply diagonally elements up to down। हम क्या करेंगे, x से x का मल्टीप्लाई करेंगे, so this one x into x माइनस जो कि फॉर्मूले से आया है, हमको इन 2 एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये हमने इन 2 एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर दिया। अब देखिए ये हो गया x², ये हो गया a + b और a - b का फॉर्मूला। a + b और a - b का फॉर्मूला मीन्स दैट a माइनस साइन के साथ अगर आप माइनस यहाँ पे रखते हैं, ये हमारे पास में हो जाएगा a² - b²। कुछ फॉर्मूलाज, कुछ आइडेंटिटीज हमने 9th 10th क्लास में पढ़ी है, उन आइडेंटिटीज का यूज भी हमको यहाँ पर करते जाना है। हर आइडेंटिटीज हमने इसीलिए पढ़ी थी कि नेक्स्ट क्लास में हम उसका यूज कर सके। ओके, तो ये हाँ कुछ फॉर्मूलाज है, a + b a - b वाला, वो हमने यहाँ पर देखा।
और उसको देखने के कारण हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज द टर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. whenever we will open this one, this will cancel with this one because it is a positive x square and this one is negative x square. So cancel out and determinant's value is 1. Okay, so the value of this determinant should be 1. Now नेक्स्ट टर्म इज, इस तरह से हमने अभी तो क्या निकालना सीखा, डिटर्मिनेंट किसका, 2 क्रॉस 2 का. आगे हम 3 क्रॉस 3 का भी देखेंगे. 3 क्रॉस 3 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स का इसमें एक क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको समझते हैं. तो 3 क्रॉस 3 में भी हमको सारी की सारी प्रोसेस ऐसी ही फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ओनली 4 एलिमेंट्स थे एंड देयर वेयर वी आर हैविंग 3 क्रॉस 3 matrices 9 elements there. So what we have to do in the 3 cross 3 matrix? For this one हम क्या करेंगे, किसी भी रो, पहले तो हम रो और कॉलम को समझना शुरू करते हैं. रो और कॉलम के कारण हम उस जो एलिमेंट्स की प्लेसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी प्लेसेस क्या हैं. आप ये हमारे पास में फर्स्ट रो है, दिस वन इज सेकेंड रो, दिस वन इज थर्ड रो. फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. तो हमारे पास यहाँ 3 रो है, 3 कॉलम है और इसके अगेंस्ट अगर हमको हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिगार्डिंग वर्क कर सकते हैं. ओके, दैट मीन्स वी विल गो विथ एनी रो एंड एनी कॉलम. कहीं से भी सॉल्व कीजिए, आपका सोल्यूशन जो है वो सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा. रो के अकॉर्डिंग भी अगर हम उसे एक्सपांड करते हैं तो भी हमारे पास आंसर वही आने वाला है, और अगर किसी कॉलम के रिगार्डिंग हम उसको एक्सपांड करते हैं तो भी हमारे पास आंसर वही आना है. तो हम इनमें से किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रिगार्डिंग इस डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स को एक्सपांड कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए हमें करना क्या है, चलिए पहले हम देखते हैं रो वाइज कैसे एक्सपांड करते हैं और सिमिलरली कॉलम वाइज भी उसी तरह से हम एक्सपांड करेंगे. रो वाइज अगर आपको एक्सपांड करना है तो हम क्या करेंगे, रो वाइज एक्सपांड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा पहला रो का पहला कॉलम लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपांड करते हैं. ठीक है, अगर आपको रो वाइज करना है तो हमको इसको 3 बार एक्सपांड करना पड़ेगा, कॉलम वाइज करना है तो भी हमको इसको 3 बार एक्सपांड करना पड़ेगा. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो वाइज में पहली रो का पहला कॉलम का एलिमेंट उठाते हैं A11. ठीक है, ये हमारा A11 है, हम उसको लिखेंगे. उसके बाद में जिस रो में वो बैठा हुआ है उस रो को भी हम हाइड कर देंगे, जिस कॉलम में वो बैठा हुआ है उस कॉलम को भी हम हाइड कर देंगे. अगर हम इन दोनों चीज़ों को हाइड करते हैं तो हमारे पास केवल 4 एलिमेंट्स बचते हैं स्क्वायर फॉर्म में. देखिए अगर मैंने इसको यहाँ से हाइड कर दिया, ठीक है, समझिए यहाँ पर एलिमेंट्स नहीं है, ऐसे मैंने इसको यहाँ पे हाइड कर दिया, समझिए यहाँ पर भी एलिमेंट्स नहीं है, तो मेरे पास में केवल ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं, A22, A1, A33, A23 और A32. ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, इसके साथ ये हमने रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है और इसके साथ हम पहले वही डायगोनली मल्टीप्लिकेशन माइनस रिमेन्स, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स बचे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन. तो हम करेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन और उसके साथ में जो हमारा A11 एलिमेंट है उसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा. ये उसके रिस्पेक्ट में हम खोल रहे हैं. फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, ये फर्स्ट स्टेप है. फर्स्ट स्टेप में हमारा एक टुकड़ा है, अभी हमारी पूरी इक्वेशन रेडी नहीं हुई है, मैं इसको आपको 3 स्टेप्स में करके बता रही हूँ, फिर हम उसको सम अप करेंगे लास्ट में. तो हमने एक जो भी हमारा हमने एलिमेंट लिया उसके रिगार्डिंग हमने एक बार ओपन कर दिया, इस एलिमेंट का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है. हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं, दूसरा एलिमेंट है हमारे पास में A12. जब हमने A12 लिया तो A12 के साथ भी वही करेंगे कि A12 लिख लिया, पहले ये लिख लिया हमने A12. ठीक है, A12 के साथ अब बची हुई मैट्रिक्स कौन सी है हमारी, A12 जिसमें है वो मैंने रो छुपा दी, ये हाइड कर दिया हमने इस रो को. इसी तरह से हमने इस कॉलम को भी क्या कर दिया, हाइड कर दिया. अब इस कॉलम और इस रो को हाइड करने के बाद आपके पास 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं. इन 4 एलिमेंट्स को हमको यहाँ पर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है. देखिए अब हम थर्ड वाले एलिमेंट के रिगार्डिंग अपन इसको एक्सपांड करते हैं. थर्ड वाले एलिमेंट के रिगार्डिंग इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा कि थर्ड वाले हम पहले तो रो को हाइड कर देंगे, दिस वन, ये हमारी हाइड हो चुकी है. ठीक है, और थर्ड वाले कॉलम को भी हम हाइड कर देते हैं. तो जब इसको भी हाइड कर देंगे तो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, 1 2 3 4. देखिए 3 बार, क्योंकि हमारी रो में कितने एलिमेंट्स थे, 3,
तो रो के अगर रिगार्डिंग अगर हम इसका एक्सपांड करते तो हमको उन 3 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको एक्सपांड करना होगा, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो हमने एक एलिमेंट के रिगार्डिंग, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के रिगार्डिंग उसको एक्सपांड किया है। अब एक्सपांड करने के बाद हम इनको लास्ट में क्या करते हैं, सम अप करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके पास में ये जो भी सारी हमारी इक्वेशन है, हम इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पर आप एक -1 का साइन भी देखते जा रहे होंगे कि -1 का साइन लगा हुआ है। हम इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में -1 का साइन रखते जाते हैं हर एक टर्म। यदि आपको याद रखना मुश्किल लग रहा हो तो आप ऑड इवन में इसको याद कर सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल नहीं लग रहा हो तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप देखिए कि कैसे ये माइनस साइन आता है और कब ये माइनस साइन नहीं आता। तो देखिए ये वाला जो हमारा एलिमेंट था जिसके रिगार्डिंग हमने इसको एक्सपांड किया है, उसकी पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट। तो पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट इज A11 A11। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय अ -1 टू द पावर। ये 1 होता क्या है, 1 हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके। 1 मीन्स दैट ith रो एंड jth कॉलम। सो दैट मीन्स दैट I A I J, I की वैल्यू कुछ है, J की वैल्यू भी कुछ है, तो ये हो गया हमारे पास A I J। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू multiply this expression with a -1 to the power I plus j। अब I की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, J की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू दी एलिमेंट्स पोजीशन। तो यहाँ पर हमारे पास I की वैल्यू जो है और J की वैल्यू जो है, देखिए यहाँ पर I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, तो -1 की पावर I प्लस J। I कौन था 1, J कौन था 1, 1 जुड़ के कितना हो गया स्क्वायर, तो वो -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 होता है। इसलिए इसकी फर्स्ट टर्म में हमारे पास में पॉजिटिव आता है। देखिए इसके पहले वाले जो एग्जांपल था मैंने उसमें यहाँ पे बताया था, ये देखिए हमने जब इनका मल्टीप्लाई किया तो ये पहले वाले टर्म में आपके पास कोई नेगेटिव साइन नहीं आया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या किया हमने, A11 को एक्सपांड किया था। तो यहाँ पर हम करेंगे -1 टू द पावर 1 + 1, इसलिए -1 का स्क्वायर हो गया, वो 1 बन गया। जब सेकंड में आए तो सेकंड में हम किस एलिमेंट के रिगार्डिंग एक्सपांड कर रहे थे, A12 के। A12 में क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, वो एक ऑड नंबर है, और -1 की पावर ऑड मतलब -1, इसलिए यहाँ पर ये साइन हमारा आया है। तो इसलिए इस वाले एक्सप्रेशन में भी हम क्या देखेंगे कि यहाँ -1 की पावर 1 + 1 है, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर -1 की पावर 1 + 2 है, एक ऑड रहेगा, तो ये हमारे पास में एक नेगेटिव टर्म आ जाएगी। ऐसे ही जब हम इसके पास में जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपके पास में क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो ये हमारे पास में A13, इसलिए A13 में क्या हो जाएगा 1 + 3, 1 + 3 4, -1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू +1। तो ये वाली टर्म भी हमारे पास में कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसका सारा सम अप करके देखते हैं कि हमको क्या मिलता है और फिर इस पे एक एग्जांपल करेंगे। देखिए हमने ये पहली टर्म के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड किया, दूसरी टर्म के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड किया, थर्ड टर्म के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपांड किया, और इसका पूरा सम अप कर रहे हैं। क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सपांड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैं आपको सिखा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ हाउ टू एक्सपांड दिस वन अकॉर्डिंग टू द रो और कॉलम। दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। अदरवाइज इन एग्जाम जब आपके आएगा तब आप उसको सीधे क्वेश्चंस में से एलिमेंट्स को उठाएंगे, उसको कॉलम और रो को अपने दिमाग में हाइड करेंगे और बचे हुए टर्म्स को मल्टीप्लाई करके वहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आप इन चीज़ों को कर लेंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए हम इसको सम अप करते हैं। ये हमारा पूरा डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट A निकाल रहे हैं, कहाँ है हमारे पास A, दिस वन, ये हमको फाइंड करना डिटर्मिनेंट A। तो हमने डिटर्मिनेंट A लिख लिया। डिटर्मिनेंट A लिखने के साथ हम क्या करेंगे, इन सारी टर्म्स को सम अप कर रहे हैं। इन सारी टर्म्स को सम अप करेंगे तो देखिए ये -1 की पावर 2, दैट मीन्स कि वो प्लस का 1 हो चुका है, तो हमने यहाँ पर उसको लिखा नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस वन। ये हो गया आपके पास A11, इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं डायगोनली प्लेस, तो ये हो गया आपका A22, A33 माइनस रेस्टिंग जो एलिमेंट्स हमारे बच्चे हैं वो, ये हो गया आपके पास में A32 मल्टीप्लाई बाय A23, A32, A3, A23। सेकेंड वाले में -1 की पावर 3 है तो एक माइनस आएगा, तो ये आ गया आपके पास माइनस। वापस डायगोनली प्लेस का मल्टीप्लिकेशन, दिस वन है डायगोनली प्लेस के मल्टीप्लिकेशन माइनस रेस्टिंग टर्म, तो ये हमने लिख दिया उस एक्सप्रेशन को। थर्ड के लिए वापस से हमारे पास -1 की पावर 4 है, वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस का साइन आ चुका है। ये देखिए इस टर्म के रिस्पेक्ट में हम करते तो ये हो जाएगा A13 मल्टीप्लिकेशन विद दिस डायगोनली प्लेस माइनस रेस्टिंग एलिमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर फॉर यू। सो
विल गो विद द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप। ये हमने रो के रिस्पेक्ट में देखा कि कैसे हम रो के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, ऐसे ही हम हर एक रो के रिस्पेक्ट में भी इसको एक्सपांड कर सकते हैं और हर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में भी हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं। अगर मैंने सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में लिया तो भी देखिए वही एक्सप्रेशन आपके पास में आता है। और जब हम इनको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका जो हमारे पास में आंसर आएगा, एक न्यूमरल जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी। वेदर आप कोई भी आप कॉलम ले लीजिए, कोई भी आप रो ले लीजिए, एनी वन, द आंसर शुड बी सेम। वो आंसर सेम ही होना चाहिए और आंसर सेम होगा भी। तो देखिए रो हमने सेकंड के अकॉर्डिंग भी हमने इसको एक्सपांड किया तो हमारे पास में वही सारी वैल्यूज आती है। अगर मैं इसको कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में लेती हूँ, थोड़ा सा कॉलम के रिस्पेक्ट में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हमें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगर मैं इसको कॉलम के रिस्पेक्ट में भी एक्सपांड करती हूँ तो देखिए ये आपके पास कॉलम है, ये हमने रो के रिस्पेक्ट में देख लिया कैसे एक्सपांड किया था। ये आप एक ट्राई करके देखिएगा कि कैसे हो रहा है। ओके, हम इसको कॉलम के रिस्पेक्ट में करते हैं। कॉलम के लिए भी हमें वही काम करना है, एलिमेंट की पोजीशन लेनी है, -1 की पावर वो एलिमेंट की जो पोजीशन आ रही है i j वाली उसको i + j के फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिए हमने लिया a11, ये हो गया आपके पास a11, -1 का मल्टीप्लीकेशन है विथ i + j की पावर वाला। तो ये देखिए i + j मतलब 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर अगेन पॉजिटिव। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रो को क्योंकि ये वाला एलिमेंट लिया है तो इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को हाइड कर देंगे। वापस से कॉलम वाले मल्टीप्लिकेशन जो बचेंगे हमारे पास डिटरमिनेंट उनको पहले डायगोनली प्लेस से मल्टीप्लिकेशन माइनस रेस्टिंग एलिमेंट्स। तो देखिए ये टर्म होगी। जब सेकेंड वाले पर आएंगे तो सेकेंड लिखा हमने a21, 21 मतलब ये तो एक नेगेटिव नंबर बन जाएगा क्योंकि 2 + 1 = 3 होता है तो ये नेगेटिव नंबर हो जाएगा। इस वाली रो को हाइड करेंगे और इस वाली कॉलम को हाइड करेंगे तो आपके पास देखिए 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। तो हमने उन 4 एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख दिया है, उनको भी डायगोनली इससे मल्टीप्लिकेशन माइनस रेस्टिंग एलिमेंट्स। ये देखिए आपके पास। ऐसे हम थर्ड वाले के पास में जब जाएंगे तो थर्ड वाले में हमारे पास में वही थर्ड वाला एलिमेंट हमारा अब कहाँ से आएगा, यहाँ से, क्योंकि हम कॉलम वाइज कर रहे हैं ना, रो वाइज हम कर चुके हैं। रो में हमने इसको, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को लिया था, अब हम कॉलम में दिस एलिमेंट, दिस वन एंड दिस वन को लेंगे। तो हमने ये 2 ले लिए, ये वाला एलिमेंट हमारा ये रहा a31, -1 की पावर वापस से i + j, 3 + 1 = 4, वो एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। डायगोनल प्लेस की मल्टीप्लिकेशन माइनस रेस्टिंग एलिमेंट्स। तो ये तीनों तरह से आप, अभी तो 3 ही बताए हैं, हालांकि इसमें जो है 3 कॉलम्स है, 3 रोज हैं, तो हमारे पास में 6 टाइप्स हो जाते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। किसी भी तरह से आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर सेम ही आने वाला है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी डिटरमिनेंट को लेकर के, तो हम इस प्रॉपर्टी को डिटरमिनेंट की पहले सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत टफ होती हैं, स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगती हैं और प्रॉपर्टीज में कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है क्योंकि मैट्रिक्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, डिटरमिनेंट की भी सो मेनी प्रॉपर्टीज आर हियर, सो एंड बोथ आर डिफरेंट। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बोथ आर डिफरेंट, प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो डिफरेंट। वहाँ मैट्रिक्स में हम कुछ प्रॉपर्टीज सारा पे अप्लाई करते थे, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हम केवल एक रो या कॉलम पे अप्लाई करते। तो देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज है और क्या उनमें डिफरेंस है। ओके, प्रॉपर्टीज क्या है हमारी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लुक हियर, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगेन आई रिपीट, the value of determinant is remains unchanged if its rows and columns are interchanged. Okay, rows और columns इधर कोई मेंशन नहीं है, every rows, all rows, 2 rows, 1 rows, nothing. That means rows and columns means that all rows and columns have been interchanged. Okay, इस तरह के हमने कुछ चीज मैट्रिक्स में पढ़ी थी। जस्ट रिकॉल, क्या पढ़ा था, जब हम सारे रोज और सारे कॉलम्स को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देते हैं तो उसको कहते हैं हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो एक तरह से हम यहाँ पे ट्रांसपोज की ही बात कर रहे हैं कि सारी रोज और सारे कॉलम्स को हमने क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है। जो रो थी वो कॉलम बन जाएगी, जो कॉलम थे वो रोज बन जाएंगे और उसके बाद पहले जो आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको एक्सपांड कर लेते हैं रो कॉलम वाइज। जैसे भी रो कॉलम वाइज कैसे भी आप एक्सपांड कर सकते हैं, बट प्लीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपको एग्जाम में आए तो
कोशिश कीजिएगा कि आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ही इसको एक्सपांड करें, वो थोड़ा इजी गोइंग होता है, उसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होता फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के। अदरवाइज अगर आपको डिटर्मिनेंट में कहीं पर ऐसी रो या ऐसी कॉलम दिख रही है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो आप उसके रिस्पेक्ट में उस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कीजिएगा, उससे वो आपका बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। इस डिटर्मिनेंट का आंसर इसके ट्रांसपोज के आंसर के ही इक्वल आएगा। तो देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो इसका आंसर मेरे पास में आता है समथिंग दिस वन। ओके, क्योंकि मेरे पास कोई न्यूमरल वैल्यू नहीं है, जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, दैट्स व्हाई आई पुट हियर a1 b1 c1 एंड सो ऑन। Otherwise, in an example, whenever we take some example, we will take here some real or imaginary numbers. Okay, so this one is our determinant. Here we are having 9 elements, a1 b1, a2 b1 b2, c1 c2, like something. तो अगर हम इसका एक्सपेंशन करते हैं किसी भी रो या किसी की कॉलम, बट बिकॉज मुझे कन्वीनियंस लगता है, दैट मीन्स मैं हमेशा यहाँ पर रो वाइज ही इसका एक्सपेंशन करती हूँ, और आपको भी सजेस्ट करूँगी कि प्लीज एक्सपांड इट अकॉर्डिंग टू आर रो और फर्स्ट कॉलम यू मे। So expanding this one according to the first row. Here we are having a1, expansion this one, hide this column, hide this row, resting these elements, multiply this one by the method of multiply diagonally minus resting elements. So we will get this one. Let's go. First of all, whenever finding the answer of this determinant, this is the answer of this determinant. So we have to make the transpose of this one, and after solving we will see that both are same or not. So this one is the transpose of this determinant. सारा के सारा रो उठा के हमने कॉलम बना दिया। देखिए, रो में था a1 a2 a3, कॉलम में हो गया a1 a2 a3। ओके, हमारा रो था b1 का, कॉलम बना दिया b1 का, रो था c1 का, कॉलम बना दिया c1 का। ये हमारा हो गया ट्रांसपोज। सारे रोज कॉलम से इंटरचेंज हो चुके हैं, तो हमने इसके लिए बनाया इस वाले डिटर्मिनेंट को। अब इस डिटर्मिनेंट को भी हम ओपन करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है। जब हम उसको भी ओपन करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आया है, और यही आंसर आपका प्रीवियस डिटर्मिनेंट का भी था। मीन्स हम आसानी से बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एंड द वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल। सो प्रॉपर्टी फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया कि जो रोज होती है वो सारे अगर कॉलम से इंटरचेंज हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। ओके, सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वन। आफ्टर taking the transpose of this determinant, we will find the value of this one also, and then we will check that both are equal or not. यही हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। सो ओके, स्टार्ट। हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो एलिमेंट दिस वन, फर्स्ट रो का अपना पोजीशन है 1 1 का, इसलिए हम इसमें -1 टू द पावर 1 + 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2। इस रो और इस कॉलम को हाइड करने के बाद, रो एंड कॉलम को हाइड करने के बाद ये 4 एलिमेंट्स हमें मिलते हैं जो कि हमने यहाँ पर लिख दिए। ओके, फिर हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट एलिमेंट -3। -3 के साथ हमको फॉर्मूले का माइनस इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पर -1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी पावर कितनी हो जाएगी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 + 2 = 3, -1 टू द पावर 3 = -1। दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, माइनस साइन। इसको भी हम क्या करेंगे, फिर लास्ट वाला एलिमेंट 5 लेकर के रेस्टिंग एलिमेंट्स को हम उसके लिख देंगे। अब इसको हम शॉर्ट आउट करते हैं। दिस एलिमेंट एज इट इज हम क्या करेंगे, डायगोनली प्लेस की मल्टीप्लिकेशन माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेस्टिंग एलिमेंट्स। सो हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया, -4 × 5 = 20। ये एलिमेंट आपका ऐसा कैसे लिखा हुआ है, माइनस से माइनस मल्टीप्लिकेशन होकर प्लस हो चुका है। उसके बाद हम ये मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, तो ये हो गया 7 × 6 = 42, माइनस के साथ में 4 × 1 = 4 +5, और इसका भी डायगोनली प्लेस है मल्टीप्लिकेशन, 6 × 5 = 30 और रेस्टिंग एलिमेंट्स का 0। ओके, इसको जब हम शॉर्ट आउट करेंगे सॉल्व करने के बाद तो हमको मिलता है -28। तो इस वाले डिटर्मिनेंट की हमारी वैल्यू कितनी हो गई, -28। अब हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट पे फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि व्हेनेवर ऑल रोज एंड कॉलम्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं
तो हमारे पास उसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो भी दिए हुए डिटर्मिनेंट के सेम ही होता है। तो हम इसको एक्सचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं सारी रोज और कॉलम्स को। ये सारी रो थी, अब यहाँ पर कॉलम बन चुकी, सेकेंड रो कॉलम बन गई, थर्ड रो कॉलम बन गई। हमने यहाँ से भी फर्स्ट कॉलम के या फर्स्ट रो एज यू विश, जहाँ से भी आप चाहते हैं आप उसको एक्सपांड कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर मैं रो को ऑपरेशन लगाती हूँ तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपांड करते हैं। तो देखिए 2 के अकॉर्डिंग मैंने किया, फिर ये -6 के अकॉर्डिंग किया और 1 के, या फिर आपको लगता है कि कॉलम के अकॉर्डिंग करना, तो यहाँ पर हम कॉलम का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको एक बार कॉलम से कैसे एक्सपांड होता है वो भी मैं बता सकूं। इसलिए यहाँ पर हमने रो के अकॉर्डिंग किया था, अब यहाँ पर हम कॉलम के अकॉर्डिंग करते हैं। आप चाहे तो रो के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। फर्स्ट एलिमेंट लिया मैंने कॉलम का 2, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड कॉलम का, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपके पास -3, थर्ड एलिमेंट उस कॉलम का ये हो गया 5। इसको जब हम शॉर्ट आउट करते तो हमारे को अगेन क्या मिलता है -28। यही रिजल्ट हमको तब भी मिला था जब हमने हमारे दिए हुए डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड किया था। सो वी कैन राइट हियर डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 और वी कैन राइट हियर डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा टू द पावर t बिकॉज t रिप्रेजेंट द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो इसका भी ले सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं आप, जैसा कि हमने यहाँ पर देखिए ये सारा आपका रिमार्क दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश के तो इस ए डैश को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू सेम हो गई। अब ये सारी की सारी वैल्यूज को आप यहाँ पर हमने रो के अकॉर्डिंग किया था, आप कॉलम के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, फिर एक्सचेंज करने के बाद उसको रो के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, आपका आंसर सेम आएगा। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ गो विद द सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि इफ एनी 2 rows or columns of a determinant thing, 2 rows or columns of a determinant interchanged, then the sign of determinant will be with the minus sign. Okay, नेगेटिव में वो आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आएगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये चीज़ प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि रोज़ और कॉलम्स को चेंज करना है तो वैल्यू सेम आएगी। अब कह रहे हैं कि 2 रोज़ और कॉलम्स को चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो सो स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने कहा था ऑल रोज एंड कॉलम्स, सारे रो कॉलम्स में और सारे कॉलम्स रो में चेंज हो जाएंगे। एंड इन दिस प्रॉपर्टी वी आर सेइंग अबाउट ओनली 2 rows और 2 columns to interchanged। कोई भी 2 रो या कोई भी 2 columns, नॉट ऑल। अगर वो ऑल करते हैं तो फिर हमारा ट्रांसपोज बन जाएगा और वहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो ये बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा कि दोनों प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है। सेकेंड प्रॉपर्टी में डिफरेंस है एनी 2, हियर मेंशन एनी 2 ऑफ रोज। तो जब हम किन्हीं 2 रोज और कॉलम्स को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। चलिए इसके लिए हम पहले इसको मैन्युअली समझते हैं और फिर इसके लिए क्वेश्चन लेकर के इसको भी समझेंगे। जैसे कि ये मेरे पास में डिटर्मिनेंट है, वो उस डिटर्मिनेंट की मैंने कोई भी 2 रो चेंज कर दी। देखिए यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड रो को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। हमारे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये आपके पास A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 है। अब हम इसको नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करते हैं, इस फर्स्ट रो को इस थर्ड रो से इंटरचेंज कर देते हैं। इस A1, A2, A3 की जगह पर हम C1, C2, C3 ले आते हैं और C1, C2, C3 की प्लेस पर A1, A2, A3 ले आते हैं और फिर उसका क्या हमारे पास में वैल्यू आएगा उसको चेक करते हैं। ओके, तो देखिए अगर मैंने पहले उसको हमने क्या किया, एक्सपांड कर दिया किसी भी रो के रिस्पेक्ट में, उस जो हमारी डिटरमिनेंट दी हुई थी उसको हमने एक्सपांड किया। ऐसे एक्सपांड करते हम, पहला वाला एलिमेंट पहली रो का, फिर पहली रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फिर पहली रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट और उनके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो भी डिटर्मिनेंट स्क्वायर फॉर्म में बन रहा था उनका मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हम इसको चेंज करते हैं, ये हमारी फर्स्ट रो थर्ड पे आ चुकी है और थर्ड रो हमारी फर्स्ट पे जा चुकी है। इसको अगेन हम एक्सपांड करते हैं। तो चलिए इसको एक्सपांड करते हैं, डेल्टा 1 इसकी वैल्यू निकालते हैं, हम इसकी वैल्यू पे निकालेंगे। आप चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं, आप चाहें C1, C2, C3 से निकाल सकते हैं, आप चाहें तो A1, A2, A3 से निकाल सकते हैं। आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं A1, A2, A3 का ही यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए ये A1, जब मैं अगर A1 को छुपाऊंगी इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि अलग अलग तरह से रो और कॉलम्स को लेकर के हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी इस वाले रो के रिगार्डिंग में इसको आपको सॉल्व करके बता रही हूँ कि कैसे एक्सपांड करते हैं। नीचे से कैसे एक्सपांड करेंगे, ऊपर से तो समझ में आ गया, यहाँ वाले कॉलम से भी आपको समझ में आ गया। तो अब मैं लास्ट वाली रो से इसको एक्सपांड करती हूँ। ये आपके पास में हो गया A1,
इस A1 की इस रो को और इस कॉलम को अगर हम छुपाते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है, C2, C3, B2, B3, इसका फिर डायगोनली प्लेस का मल्टीप्लिकेशन और फिर माइनस में रेस्टिंग एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए इस तरह से हमने एक्सपांड किया। इन दोनों वैल्यूज को जरा आप देखिए, ये दोनों की दोनों वैल्यूज सेम हैं, लेकिन इनमें एक माइनस साइन का डिफरेंस आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके माइनस साइन, मतलब ये सारे के सारी वैल्यू देखिए बिल्कुल ये एक की ही तरह से है, लेकिन हर जगह पर आपको साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो उस साइन के लिए हमें क्या करना है, माइनस साइन को हम आगे निकाल देंगे तो हमारे पास में हो जाएगी वो माइनस वाली वैल्यू। तो व्हेन टू रोज और कॉलम्स इंटरचेंज टुगेदर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल विद अ माइनस साइन, वो नेगेटिव से सिर्फ इंटरप्रेट हो जाएगी, अदरवाइज उसकी न्यूमरल वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे हमने रो एक्सचेंज करने का बोला है, वैसे हम कॉलम भी एक्सचेंज करके इस चीज को बता सकते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपने को ये बताना है कि अगर हम इसकी दो कोई भी रो या दो कोई भी कॉलम इंटरचेंज कर देते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो आंसर होगा वो एक माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो ये हमारा, पहले हम इसको एक्सपांड करते हैं किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो देखिए मैक्सिमम टाइम whenever you see in the book you will get that the expansion is according to first row or first column. It is very easy, so you have to go with this only. ये देखिए हमारे पास में क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम इसमें एक्सपांड कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग करते हैं। ये तो आपके पास में 2 हो गया, ये आपकी कॉलम, ये आपकी रो गई। हमारे पास जो एलिमेंट्स बचेंगे ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। फिर हमने -3 के अकॉर्डिंग किया, ये वाला कॉलम चला जाएगा, ये वाली रो चली जाएगी, हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पर बचेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 28। ओके, 28 आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसकी कोई भी 2 रो को चेंज कर देते हैं या 2 कॉलम्स को चेंज कर देते हैं। आप भी इस क्वेश्चंस को करके देखिएगा, इस क्वेश्चन को कि कैसे कहाँ पे चेंज किया है और किस चीज़ को इसको फाइंड किया है। जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर 28 ही आ रहा है, लेकिन माइनस साइन के साथ आ रहा है। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। ओके, लेट्स गो विद द प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है कि अगर आपके पास में कोई डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 कॉलम या कोई भी 2 रो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मीन्स व्हाट? आइडेंटिकल मीन्स दैट कि उन कॉलम्स की या उन रोज की जो एंट्रीज हैं वो दोनों प्लेस टू प्लेस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये मेरे पास में अगर मैंने इसको देखा जाए तो इस वाले क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन से ही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में आपके पास जो डिटर्मिनेंट दिया उसमें आप फर्स्ट रो को देखिए और थर्ड रो को देखिए। इन दोनों ही रोज में सारे प्लेस की जो एंट्रीज है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर इस प्लेस की एंट्री अगर 3 है तो यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट की जो एंट्री है वो भी 3 है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है। देखिए यहाँ पर भी अगर 3 होता तो ये तीनों की तीनों ही रोज हमारी कैसी हो जाती, आइडेंटिकल हो जाती है। लेकिन 3 की जरूरत ही नहीं है। अगर एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स भी आइडेंटिकल हैं तो उसका डिटर्मिनेंट अगर आप फाइंड करेंगे तो वो आपको 0 ही मिलेगा। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई देता है, सो देयर इज नो नीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। जस्ट लुक दैट देयर आर 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। ओके, लेकिन अगर एग्जाम में आपके आता है जो ईयरली बेसिस एग्जाम्स होती है वहाँ तो हमको स्टेप बाय स्टेप ही सब चीज़ों को सॉल्व करना है, तो वहाँ आप स्टेप वाइज इसको सॉल्व करके बताएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से वी हैव टू से द टाइम बहुत शॉर्ट होता है, हर क्वेश्चंस के लिए एक बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो वहाँ पर आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिएगा। अदरवाइज हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है या नहीं। ये देखिए इसके रिगार्डिंग हमने इस चीज़ को एक्सपांड किया। 6 - 6 = 0। हम यहाँ से माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय -2 जो साइन बाहर दिया हुआ है। हम इसको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखिए 6 - 6 = कितना आया अपने पास में, 0। सो अब जैसे ही देखें कि 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल इन एनी डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट शुड बी 0। ओके, हमारे पास में ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन ऑल रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज टुगेदर मीन्स दैट व्हेन we will find the transpose of that determinant, the value of that determinant should be same. Okay, second property is whenever 2 rows or 2 columns are interchanged together,
then the value of the determinant will come with the minus sign. And third property is whenever we see two rows or columns are identical, then the determinant value of that question should be 0. Okay, so ये 3 प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी. फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए हम चलते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि इन ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, ध्यान से सुनिएगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम, वाइस वर्सा सब कुछ चल रहा है. अगर मैं जो चीज़ रो के लिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वही चीज़ यहाँ पर कॉलम के लिए भी हो रही है. तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय एनी के कांस्टेंट, कुछ भी नंबर हो, कोई 6, 5, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, कोई भी नंबर है हमारे पास में, हम किसी भी कांस्टेंट के साथ में अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतने टाइम हो जाती है. और किसमें, अगर किसी भी रो, किसी भी एक की भी बात कर रहे हैं हम, ऑल रोज और कॉलम्स, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट ऑल, we are discussing about if each element of a row, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के किसी भी सारे एलिमेंट्स में करना ज़रूरी है, लेकिन सारी रो या सारे कॉलम में करना ज़रूरी नहीं. कोई भी एक रो लीजिए, कोई भी एक कॉलम लीजिए, उसमें अगर आप किसी भी कांस्टेंट के का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू उतने टाइम्स हो जाती है. लुक हियर, दिस इज अ डिटर्मिनेंट a1, b1, c1, a2, b2, c2 एंड सो ऑन. और हम इसमें एक k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी एक रो में. हमने इसकी फर्स्ट रो में k से मल्टीप्लाई किया, लेकिन उसके हर एलिमेंट में हमने उसका मल्टीप्लिकेशन किया है. इसकी फर्स्ट एलिमेंट में, सेकंड एलिमेंट में, थर्ड एलिमेंट में, सारे एलिमेंट्स में हमने k का मल्टीप्लाई किया. तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू इसके मल्टीप्लिकेशन से पहले थी, अब वो kth टाइम हो चुकी है. अब उसका जो वैल्यू आएगा वो k मल्टीप्लाई बाय दैट डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होगा. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलिए, इसके लिए कुछ रिमार्क्स दिए हुए, वो रिमार्क्स लेते हैं हम, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब ये है कि हम पहला देखते हैं कि अगर हम किसी फैक्टर, कोई भी हमने एक रो लिया, कॉलम लिया, और उसका बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉलम फैक्टर फ्रॉम एनी वन ऑफ रो, एनी वन कॉलम ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट. इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप किसी भी रो, किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए अगर आप एक छोटा सा वैल्यू फाइंड करते हैं तो उस पर ये अप्लाई होता है. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में सेकेंड हमारा जो रिमार्क है वो है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी 2 रोज, कोई भी 2 रो के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में कोई एलिमेंट है, वाइस वर्सा कॉलम के लिए भी, तो उनका जो प्रोपोर्शनल होगा, वो जो रेशियो निकलेगा वो कैसा हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी. एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं. रिमार्क्स में कुछ भी नहीं है, एग्जांपल से समझेंगे तो जल्दी समझ जाएंगे. दिस वन इज एग्जांपल. हमारे पास में ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट पे हमको हमारी ये प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखना है कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है. तो ये देखिए, हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट है. इस डिटर्मिनेंट में जो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में से हम सारी रो में से 6, 6, 6 को कॉमन निकाल सकते हैं. कॉमन निकाल सकते हैं मतलब कि हर एक उस रो का एलिमेंट 6th टाइम है, हमको दिख रहा है. यहाँ पे देखिए, ये 102 लिखा है, ये 18 लिखा है, 36 लिखा है, एंड ऑल दे आर डिवाइडेड बाय 6. तो ये सब हमने इसमें से सब में से 6 को कॉमन ले लिया. अगर मैंने 6 को कॉमन लिया और 6 को कॉमन लेने के बाद उसको डिटर्मिनेंट के बाहर रख दिया, तो ये हमारा एक्चुअल जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो इसके 6th टाइम के इक्वल होगा. ठीक है, तो अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए हमारे पास में, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 0. अगर आप इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 ही आएगी. तो आप किसी भी एक रो में उस उतने टाइम्स, kth टाइम्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट kth टाइम तक हो जाएगा. ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. ऐसा हमने मैट्रिक्स में भी किया था, एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वहाँ पर हम क्या करते थे, उस कांस्टेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करवाने के लिए उसके सारी रो, सारे कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स के साथ, इन शॉर्ट कहा जाए तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाई विद दैट स्केलर.
उस स्केलर से सारे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन किया जाता था। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में कुछ कुछ डिफरेंस है। तो ये इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वहाँ पर हम सारे रो और सारे कॉलम्स को एक साथ लेकर के चलते हैं, और यहाँ पर हम किसी भी रो और किसी रो और कॉलम के अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के जो भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़े उसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज़ चेंज होती हैं, जो भी उसके ऊपर रूल्स फॉलो होते हैं वो, लेकिन यहाँ पर हम एक एक रो और एक एक कॉलम के लिए भी काम कर सकते हैं। तो देखिए ये आपकी हुई फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पास में कोई दो डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट के अंदर दो डिटर्मिनेंट को सम अप करके रखा गया है। एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, वो इस तरह से दिख रहा है कि उस डिटर्मिनेंट के कोई रो या कोई कॉलम में कुछ एडिशनल ऐड हुआ है उसी रो या उस पूरे डिटर्मिनेंट से, तो हम उसको दो डिटर्मिनेंट के टुकड़ों में एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आपके पास में एक डिटर्मिनेंट है, इसमें आपको फर्स्ट रो दिख रही है a1 प्लस लेमड़ा 1, a2 प्लस लेमड़ा 2, a3 प्लस लेमड़ा 3। तो इस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट्स में तोड़ सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगर आप इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे और सेपरेटली इनकी वैल्यूज फाइंड करके उनको सम करेंगे, तो ये दोनों ही वैल्यूज सेम आएंगी। ना तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू इससे डिफर होगा, ना इन दोनों का इससे डिफर होगा। तो हम इस डिटर्मिनेंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ सम और all elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of that two determinants. Okay? ऐसा हमारे साथ में जब भी होता है, ये देखिए उस वाले को हम जब सॉल्व करेंगे तो दोनों की दोनों ही वैल्यूज हमारी कैसी आई है? सेम आई है। आप उसको सॉल्व करके देखिएगा, एक्सपैंड करेंगे हम उसको, एक्सपैंड करने के बाद इसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास सेम आएगी। ऐसा हम एक क्वेश्चन भी लेकर देखते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट रो और थर्ड रो तो आपको दिख रही है सिंपल, बट आपकी जो सेकेंड रो है उसमें कुछ आपको सम की टर्म्स दिख रही हैं। देखिए लिखा हुआ है a प्लस 2x, b प्लस 2y, c प्लस 2z, ऐसे हमारे पास यहाँ पर ये टर्म्स दिख रही। तो इस डिटर्मिनेंट को हम दो डिटर्मिनेंट्स के सम में तोड़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? a, b, c यहाँ वाली के लिए, और नीचे x, y, z दोनों ही हमारी डिटर्मिनेंट्स में ये रो जो सिंगल रो है वो तो कॉमन रहेंगी। ये देखिए यहाँ पर भी ए बी सी, नीचे एक्स वाई जेड। लेकिन ये जो बीच वाली रो है हम उसको दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं। उसी के बिहाफ पे तो हम दो डिटर्मिनेंट बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसको दो टुकड़े में तोड़ते हैं। तो पहले वाले डिटर्मिनेंट में आ जाएगा ए बी सी, और दूसरे वाले डिटर्मिनेंट में आ जाएगा 2x 2y 2z। ये देखिए अब इन दोनों रोज को सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे आसान है? देखिए हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है। प्रॉपर्टीज यही बहुत काम आती है कि हमको बहुत ज़्यादा शॉर्ट आउट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हमने वो प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है। तो उन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर हम अपना आंसर बहुत ईजी कोई लिख सकते हैं, और ये आप एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो भी आपने अप्लाई किया है वो आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये वाली जो चीज़ है इस पर हमने क्या लगाई है? प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाई है, एक प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाई है हमने, और एक प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई है। हमने प्रॉपर्टी 5 अप्लाई किया, तोड़ दिया, दो डिटर्मिनेंट बन गए। अब इन दोनों डिटर्मिनेंट पे हम और प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। एक प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाई। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है हमारी? कि अगर आपके पास में दो आइडेंटिकल रोज या कॉलम्स होती हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो देखिए यहाँ पर आपको दो आइडेंटिकल रो दिख रही है, तो इस कारण से हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और तीसरी वाली क्या कह रही है कि अगर जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी हमने अभी जस्ट बिफोर पढ़ी, वो क्या कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो ऐसे हैं कि कोई एक रो दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है, किसी टाइम है, kth टाइम है। देखिए ये एक्स वाई जेड है, और हमारी ये सेकंड रो क्या है? 2 टाइम्स एक्स वाई जेड है। ये 2x 2y 2z। तो ये रो, ये जो हमारी सेकंड रो है, ये थर्ड रो के सेकंड टाइम तक है। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड रो बन गई। तो जब ऐसी भी रो होती है, समथिंग आपको आइडेंटिकल रो जैसे ही दिख रही है लेकिन kth टाइम तक है, तो जब kth भी आ जाता है तो हम उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। अभी जस्ट अभी हम लोगों ने देखा
कि वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में 0। तो वो प्रॉपर्टी यूज़ करके देखिए कितनी आसानी से बिना एक्सपांड किए हमारा ये आंसर आ गया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी 0। यही हमको शो करना था कि शो दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सो बाय दिस मेथड, बाय अप्लाइंग दीज प्रॉपर्टीज वी कैन शो इजीली। ओके, सो नेक्स्ट गो फॉर दी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है हमारे पास में कि इफ टू, देखिए इस चीज का ध्यान रखा करिए कि ऑल, एनी टू, एनी वन, ऑल एलिमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या लिखा है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के ऑफ अ डिटर्मिनेंट द इक्विप मल्टीप्लाइज, हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, कोई करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट लेते हैं कोएफिशिएंट बना करके और उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और उसको अगर हम सम करते हैं तो उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में हमको क्या करना है, थर्ड रो की एलिमेंट्स को kth टाइम करके उसमें सम करना। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में थर्ड रो को kth टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद सम करना है, तो वो भी हम इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कर सकते हैं। और इसका जो वैल्यू होगा, जो हम इसको जो एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया तो इस ऑपरेशन को हमको बताना भी पड़ेगा कि हम इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमने लिखा आर आई, ith रो है, कोई सी भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपको लग रही है आप यूज कर सकते हैं। हमने भी फर्स्ट की है तो मैंने आई ही लिखा हुआ है। ये देखिए ith रो को हमने चेंज किया, दिस रो एक्सप्रेस दैट, चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं कि उस ith रो में हम जो हमारी कोई दूसरी ith रो है उसको kth टाइम तक मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं। तो देखिए R1 चेंजिंग टू R1 प्लस k टाइम R3, ये k टाइम R3 को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये हम इस तरह से भी, ये हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि इस तरह का यूज करके भी आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा हमने यहाँ पे रो को किया है ना, वैसा ही हम कॉलम में भी काम कर सकते हैं कि कॉलम को भी हम kth टाइम करके ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, ये लिखा हुआ है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में आपको बहुत सारा सम अप कुछ दिख रहा होगा, कुछ इक्वेशंस दिख रही होंगी। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हमने पिछले अभी देखी है वो सारी यूज करेंगे और इसको इक्वल बताएंगे ए क्यू के। अब देखिए अगर ये प्रॉपर्टीज हमारे पास में नहीं होती तो इसको एक्सपांड करना, फिर उसको काटना, कैंसिल करना, उसकी इक्वेशन को शॉर्ट आउट करना और वहाँ से ये ए क्यूब लाना कितना मुश्किल होता, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाती। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब इसमें कुछ ऑपरेशंस हमने जो प्रॉपर्टीज देखी है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, उस प्रॉपर्टीज को भी अप्लाई करते हैं और इसका आंसर लाके बताएंगे कि ये किसके बराबर है, ए क्यूब। तो देखिए हमने क्या किया कि हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रोज या दो कॉलम्स को आइडेंटिकल बना देते हैं तो उसकी वैल्यू हमको क्या मिल जाती है, 0। तो हम ट्राई करते हैं कि क्या ये आइडेंटिकल बन सकते हैं कहीं से। तो हमने क्या किया, पहले R2 को चेंज कर लिया। R2 को चेंज किया हमने, R2 माइनस 2R1। R2 को हमने क्या किया, 2R1 माइनस, इसमें माइनस कर दिया। तो देखिए 2a से तो 2a चला गया, यहाँ पर भी आपके पास में 2b है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में बचा a, यहाँ पर भी आपके पास कैंसिल होकर बचेगा 2a प्लस b। और एक हमने ऑपरेशन और साथ में लगाया, थर्ड के लिए भी ऐसा आप लगा सकते हैं, दो ऑपरेशन साथ में लगा सकते हैं। जैसा हम मैट्रिक्स में करते थे वैसा ऑपरेशन अप्लाई करना है तो आप दो ऑपरेशन को एक साथ डिटर्मिनेंट में भी कर सकते हैं। हमने क्या किया, R3 पे भी अप्लाई किया और R3 को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स a में मल्टीप्लाई करके और माइनस कर दिया, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब इसमें और भी कुछ हमको ऐसा दिख रहा है जिसको हम और माइनस कर सकते हैं, जैसे कि इन दोनों में भी हम कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, R3 को करते हैं चेंज और उसमें से करते हैं R3 माइनस 3 टाइम्स R2, इस 3 टाइम्स R2 को हम माइनस कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे जब माइनस किया तो हमारे को ये वाली पूरी टर्म मिली। अब ये कितना छोटा सा बन चुका है, इस छोटे सी जो टर्म है इसको एक्सपांड करना और इसकी वैल्यूज निकालना बहुत आसान है। तो देखिए एक्सपांडिंग अलोंग C1, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपको ये आप R1 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं एक्सपांड, R2 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, C1, C2, C3 के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस दिखते हैं तो आप डेफिनेटली उसी रो या उसी कॉलम के अकॉर्डिंग अपने डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करना, क्योंकि वहां से जब आप उसको एक्सपांड करेंगे तो उसको शॉर्ट आउट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड करेंगे तो हमारा पहला एलिमेंट कौन हो जाएगा, ए, तो ये हमने रख दिया ए। ये आपका फर्स्ट कॉलम गया, ये फर्स्ट रो गई। आपके पास कितने एलिमेंट्स बचे हैं, केवल
ये 4। जब मैं सेकंड रो के सेकंड कॉलम, इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट के अकॉर्डिंग आऊंगी तो वो तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये देखिए 0 हो गई। जब थर्ड एलिमेंट के अकॉर्डिंग आएंगे तो वो भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इसको हमको सॉर्टेड ही नहीं करना। और यहाँ पर भी देखिए आप इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। आपके पास केवल बचा है डायगोनली प्लेस का मल्टीप्लिकेशन a² और बाहर लिखा है आपके पास a, और इजी गोइंग हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इज इट इक्वल टू a³। ओके, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वो वाला ट्रायंगल नहीं है जो हमने 9th और 10th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इस एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए वहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। हमारे को एक ट्रायंगल दिया हुआ होता है, वहाँ से हम उसको करते हैं, तो फिर उसको शॉर्ट आउट करने के बाद हम अपना सोल्यूशन लिखते हैं। ओके, तो डिटर्मिनेंट के वाया भी हम एरिया को निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर क्या करना है हमको, जैसे हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ओके, ट्रायंगल के हमारे पास में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स के अपने अपने कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे मेरे पास में एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टेक्स हैं, A1, B1 और C1। ABC कोई ट्रायंगल है, तो हर एक ABC के हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मान लिया कि A का कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास में x1 y1, B का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 और C का कोऑर्डिनेट हो गया x3 y3। तो हम डिटर्मिनेंट के वाया उस ट्रायंगल का अगर एरिया हमको निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, तो उसके एरिया को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि वो होता है हाफ ऑफ ट्रायंगल। जो हमारे पास में हाफ ऑफ ट्रायंगल का जो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए उनकी अरेंजमेंट है डिटर्मिनेंट में। तो इस डिटर्मिनेंट में हम इसको अरेंज कैसे कर सकते हैं, हमारे पास में 3 वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स के हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो उन कोऑर्डिनेट्स को हम 3 रो में इस तरह से लिखते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। और जो थर्ड कॉलम हमारा होता है वो 1 1 1 से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो उस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल ही आएगा, जब हम उसको एरिया के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इस पे क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। मान लीजिए हमारे पास में एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक एरिया हमको ट्रायंगल का फाइंड करना है। इस वाले ये जो हमारे को एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके 3 वर्टेक्स हमको दिए हुए हैं A B C। यहाँ पर देखिए इस A के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, B के, क्योंकि जो हम 2D में पढ़ते हैं x प्लेन के अकॉर्डिंग और y प्लेन के अकॉर्डिंग, तो अगर ट्रायंगल जो होता है जो हम ज्योमेट्रिकल शेप बोर्ड पर डिज़ाइन करते हैं वो 2D होता है x और y में। तो जब भी हम उसको डिज़ाइन करेंगे तो डेफिनेटली उसका एक x का कोऑर्डिनेट और एक y का कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास में अगर 3 वर्टेक्स उसके दिए हुए हैं A B C, तो A का कोऑर्डिनेट x के रिस्पेक्ट में 3, y के रिस्पेक्ट में 8, B के लिए x के लिए -4, y के लिए 2, C के लिए x के लिए 5 और y के लिए 1। तो इन सबको हम नाम दे देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, और इसका हम इस डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले से एरिया निकालते हैं। ओके, तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया हाफ, जो कि फॉर्मूले में ही है, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट, और उसमें हम हमारे सारी दी हुई एंट्रीज को एंटर करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं x1 y1, मतलब क्या लिखेंगे x1 y1, फिर हम लिखेंगे x2 y2 यहाँ से, x3 y3 फ्रॉम हियर। अब क्या करेंगे, हम उसको डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपांड करते हैं, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के वे। तो हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपांड करते हैं, दिस वन इज 3, ये कॉलम गया, ये रो गई, आपके पास 4 एलिमेंट्स बचे। फिर 8 के अकॉर्डिंग करते हैं, ये कॉलम गया, ये रो गई, ये 4 एलिमेंट्स आपके पास बचते हैं। फिर हम ये वाले इसकी अकॉर्डिंग करेंगे तो ये 4 एलिमेंट्स आपके बचते हैं। इसको शॉर्ट आउट करेंगे, शॉर्ट आउट करके उसको हाफ से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 61/2, एंड इट इज डेफिनेटली इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल whenever we find by the geometrical formula। ओके, तो ये दोनों ही हमारे पास में कैसे होंगे, सेम। इसमें एक क्वेश्चन और भी बताती हूँ मैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम अरेंज करके चलेंगे। तो ये क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस वन using determinant and find k if d of k, 0 is a point such that area of triangle ABCD is 3 square units। मतलब हमको क्या करना है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो 2 इन पॉइंट्स को जोड़ रहा है। उसके बाद अगर हम इनकी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं तो हमारे को एक कोऑर्डिनेट और भी दिया हुआ है d of k, 0, तो इस k की भी वैल्यू हमको निकालनी है, और वो तब निकालनी है जबकि हमको उस ट्रायंगल का एरिया 3 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। ये देखिए 3 स्क्वायर यूनिट हमको उसका एरिया दिया हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं।
डिटर्मिनेंट का हमने फॉर्मूला लगाया एरिया के लिए, तो एरिया का फॉर्मूला हमारा ये होता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स लिखना स्टार्ट करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखना है। अब ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल में हमारे पास में हमको एक सी जो पॉइंट होना चाहिए सी, वो हमको नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि वो क्या है हमारे पास एक्स वाई। तो हमने फर्स्ट रो एक्सप्रेस कर दी, सेकेंड रो भी एक्सप्रेस कर दी और थर्ड रो भी एक्सप्रेस कर दी, और उस फॉर्मूले में x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहाँ से हमने रख दिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास में, ये 0 हमने इसको लिया है। यहाँ से हम शॉर्ट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से या तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमने y की वैल्यू निकाली, कितनी हो गई वो 3x। अब आपके पास कुछ कंडीशंस दी हुई है कि या हमारे पास एक तो उसने बोला था कि दो लाइंस को जो ज्वाइन कर रहा है ए बी, उसकी हमको इक्वेशंस निकालनी। तो ये देखिए, ये हमने y इज इक्वल टू 3x इज द इक्वेशन विच ज्वाइन द लाइन ए एंड बी बाय दिस विद दिस कोऑर्डिनेट्स। तो इसके लिए हमने ये लाइन फाइंड कर ली। लाइन फाइंड करने के बाद हमारे को उसने एक कंडीशन और दी हुई है कि डी को भी आपको फाइंड करना है और वहाँ से की वैल्यू भी निकालनी है। तो हम क्या करते हैं इसको कि हमारे पास में ए बी डी कोई हमने ट्रायंगल मान लिया कि ए बी डी हमारे पास कोई ट्रायंगल है जो कितना है 3 स्क्वायर यूनिट्स का है। तो हमने वापस ये ऐसा ही फॉर्मूला लिखा, उसमें ए के कोऑर्डिनेट्स भरे, बी के कोऑर्डिनेट्स भरे और डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, देखिए एक के है और एक 0 है और इसी के की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हमने इस डी के कोऑर्डिनेट्स को भी यहाँ पर पुट कर दिया और उसके इक्वल ऑलरेडी उसने दिया हुआ है कि वो एरिया किसके इक्वल है, 3 स्क्वायर यूनिट के इक्वल है। तो हमने उसको वहाँ पे पुट कर दिया और पुट करने के बाद हम करते हैं उसको यहाँ पर शॉर्ट आउट करते हैं। तो वहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगी, एक के की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज विद द हेल्प ऑफ दीज माइनर्स एंड कोफैक्टर्स we are able to find A inverse by the method of matrix। A इनवर्स फाइंड करना मैट्रिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, A इनवर्स फाइंड करना डिटर्मिनेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके एग्जाम में अप्रॉक्स 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जहां से आपको A इनवर्स को फाइंड करना है। तो इस A इनवर्स को फाइंड करने की 5 स्टेप्स हैं। ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए मैंने कुछ स्टेप्स आपको मैट्रिक्स में भी बताई थी, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, वो यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है। उनके बिना हम किसी भी डिटर्मिनेंट, किसी भी दी हुई डिटर्मिनेंट का अगर निकालेंगे उस डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग दी हुई मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या थी, सबसे पहली कंडीशन ये थी कि दैट मैट्रिक्स शुड बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आपको मैट्रिक्स दी जाएगी जिसका आपको ए इनवर्स निकालना है इस मेथड से, उसको भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज होती है द मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर। अब ये एक नई टर्म हमने सुनी है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सिंगुलर क्या चीज़ होती है और नॉन सिंगुलर क्या चीज़ होती है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मतलब कुछ भी नहीं होता है, बस आप अपने अपने समझ के रखिए कि जब हम किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाती है, आई रिपीट, अगर हम किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं एंड द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन वी से दैट डिटर्मिनेंट is a singular, that matrix is a singular। ये टर्मोलॉजी दोनों में यूज होती है, मैट्रिक्स में भी और डिटर्मिनेंट में भी। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है देन वी कैन से दैट मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड इफ द वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन से दैट द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकाला जा सकता है जबकि वो मैट्रिक्स स्क्वायर हो और नॉन सिंगुलर हो। अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर ही नहीं है तो इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इम्पॉसिबल। इफ दैट मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगेन द इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इम्पॉसिबल। ओके, सो ये दो कंडीशंस हमको ध्यान रखनी है, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर एंड नॉन सिंगुलर। ओके, चलिए हम यहाँ से अब इस वाली मेथड से देखते हैं कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे मैट्रिक्स स्क्वायर है और नॉन सिंगुलर है।
ये दो चीज़ हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, और अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल होती है तो वहीं स्टॉप हो जाएंगे और हम हमारा आंसर लिख देंगे कि द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इम्पॉसिबल। ओके, सो जब हम आगे प्रोसीड करते हैं तो उसके क्या स्टेप्स हैं? उसके स्टेप्स से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द माइनर, देन वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर, then we have to find the adjoint, and then after putting these values by a formula we can find the A inverse. Okay, वो फॉर्मूला क्या है वो भी हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैंने माइनर और कोफैक्टर का नाम लिया है तो हम लोग माइनर और कोफैक्टर के लिए वर्क करते हैं। माइनर क्या चीज़ होती है? माइनर आपकी क्लास तक के लिए मैक्सिमम 3x3 के मैट्रिक्स के लिए पूछी जाती है। 4x4 तक हम लोग नहीं जाते क्योंकि वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो कॉलेज में आता है और कॉलेज में कुछ अलग मेथड्स भी हमारे पास होती हैं चीज़ों को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं माइनर के पास। माइनर लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स का भी ले सकते हैं, 3x3 का। मैं सीधे 3x3 का आपको समझाती हूँ, आई होप आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। देखिए माइनर के लिए हम क्या कहते हैं, पहली बात तो जैसे कॉलम के लिए C, रो के लिए R रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, ऐसे माइनर्स के लिए हम कैपिटल M का यूज करते हैं। कैपिटल M भी अपनी कुछ पोजीशंस को लेकर के चलता है, MIJ टाइप की। IJ से अब हम बहुत फेमिलियर हो चुके हैं। I मीन्स द नंबर ऑफ रो, J मीन्स द नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर मुझे M लेना है, माइनर्स निकालना है, तो माइनर्स अगर इस डिटर्मिनेंट के लिए निकालना है तो उस डिटर्मिनेंट में 9 एलिमेंट्स हैं, तो हमको माइनर्स सारे 9 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। इन 9 एलिमेंट्स के लिए अपना एक एक माइनर होता है। तो हम माइनर कैसे निकालते हैं? जैसे कि मान लिया मेरे को इस फर्स्ट पोजीशन के लिए इस जो एलिमेंट है A11 उसके लिए माइनर निकालना है। ओके, माइनर। तो जब हम A11 के लिए माइनर निकालेंगे तो हम उसको कैपिटल M11 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए मुझे अगर निकालना है यहाँ पर कि किसी भी एलिमेंट के लिए, तो 11 के लिए M11, यहाँ पर 12 के लिए M12, यहाँ पर 13 के लिए M13, ऐसे हम सारा रिप्रेजेंट करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग माइनर्स को निकालेंगे। माइनर्स क्या है? माइनर्स कुछ भी नहीं है। अगर मुझे इस एलिमेंट के रिगार्डिंग माइनर निकालना है तो मैं इस पूरी कॉलम को हाइड कर दूंगी, इस पूरी रो को हाइड कर दूंगी। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो एलिमेंट जिस रो में आ रहा है और जिस कॉलम में आ रहा है आप उन दोनों को हाइड कर दीजिए। उसके बाद आपके पास 4 एलिमेंट्स बचते हैं। अगर आपकी मैट्रिक्स 3x3 की है तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बचते हैं। इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले डायगोनली माइनस रेस्टिंग एलिमेंट्स। तो जो आपका आंसर आएगा वो ही इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आपका माइनर होगा। तो हम M11 निकालेंगे तो इस तरह से, जैसे यहाँ पर हमने निकाला M23। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। इस 6 के रिस्पेक्ट में आपको माइनर निकालना है दिए हुए डिटर्मिनेंट से। तो पहले इस 6 के रिस्पेक्ट में आपको माइनर निकालने के लिए इसकी पोजीशन पता होना चाहिए कि ये किस पोजीशन पे है। तो ये आपको सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे दिख रहा है, मतलब इसकी पोजीशन क्या है? A23 की। सेकंड रो थर्ड कॉलम A23, तो इसके माइनर का भी पोजीशन क्या हो जाएगा? M23। तो हम ये लिख लेते हैं M23 हमको इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। ये किस कॉलम में आ रहा है? इस कॉलम में, इसको छुपा दिया। किस रो में आ रहा है? इस रो में, इसको भी हाइड कर दिया। आपके पास इन दो चीजों को छोड़ने के बाद कौन से 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं? 1 2 7 8। 1 2 7 8 हम क्या करेंगे? डायगोनली प्लेस से मल्टीप्लिकेशन माइनस रेस्टिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, और आपका जो आंसर आएगा -6, यही हमारा माइनर है इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। तो हमारा ये क्या निकला है? माइनर -6। इसको हम कहते हैं, इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में अपने माइनर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कि कैसे हम सारे माइनर्स को निकाल सकते हैं। ये देखिए, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट A11 A21। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमको A11 और A21 कोई 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसके हमको माइनर्स निकालने। अभी हम समझ रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि माइनर है फिर कोफैक्टर्स है, लेकिन जब आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा। ये बहुत विदिन अ सेकंड आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हम निकालते हैं A11 A22। A11 निकालना मतलब उसका माइनर का भी नंबर कितना हो जाएगा? M11। इसको छुपाया, जो एलिमेंट्स बचे उनका मल्टीप्लिकेशन और माइनस। ये देखिए हमने निकाला A11 के रिस्पेक्ट में M11।
हमारे पास ये वाले और ये एलिमेंट्स हाइड हो चुके हैं, हमारे पास बचा A22, A23, A32 और A33। हम मल्टीप्लिकेशन क्या, A22, A33 माइनस में A32 और A23, ये आपका माइनर आ गया किसके रिस्पेक्ट में, A11 के रिस्पेक्ट में। ऐसे निकालना आपको A21 के रिस्पेक्ट में, ये A21 के रिस्पेक्ट में हमने अपना माइनर निकाल लिया। ऐसे ही आप इन सारे एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में अपने सारे माइनर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास में दी है तो हमारे पास में बोलना है, वो भी मैंने जो कुछ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का एक फंडा बताया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे हम उसके पता लगा सकते हैं कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। जैसे कि मेरे को एक मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 ऑर्डर की, हमको देखना है कि हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए हमारे को पहले देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, तो हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हमको चेक करनी है कि सिंगुलर है या नहीं है। तो सिंगुलरिटी चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकाला हमने, डिटर्मिनेंट इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 सा 8 माइनस 4 2 सा 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मीन्स दैट हमारे को जो मैट्रिक्स दी हुई है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हाँ दी हुई मैट्रिक्स का हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ये जैसे एक और एग्जांपल आपके पास में दिया हुआ कि वो सिंगुलर कब नहीं होगा, दोनों एग्जांपल मैंने लिए हैं आपको क्लियर हो जाए। ताकि ये क्वेश्चन है आपके पास कि ये मैट्रिक्स ए है, आपको बताना है कि ये नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। इस नॉन से हमको क्या करना है, एक डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 की इमेज अपने दिमाग में रखनी। अगर वह इक्वल टू 0 तो सिंगुलर, नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन सिंगुलर। ओके, तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने इसको डायगोनली प्लेस से मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, हमारे को आंसर क्या मिला, -2। भले वो नेगेटिव हो पॉजिटिव है दैट डजंट मैटर, बट इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये 0 के तो इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये मैट्रिक्स सिंगुलर है और ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है, जबकि पहले वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। ओके, अब इस इन्वर्स के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, उस थ्योरम को मैं आपको बताती हूँ। कि हम थ्योरम कहें या फॉर्मूला कहें, दोनों ही कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, वो अगर इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल मतलब जिसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है, मतलब एक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग एक और ऐसी मैट्रिक्स है जो एक दूसरे के अपोजिट है, इन्वर्स है। मतलब अगर मैंने कोई नंबर लिया 2, तो 2 का इन्वर्स कौन होगा, 1/2। 1/2 ही तो 2 का इन्वर्स होता है ना। इन्वर्स मतलब कि अगर हम उन दोनों को कैंसिल करें आपस में, मैंने 2 लिखा और उसके पास में मल्टीप्लिकेशन के साथ में, जब कोई साइन नहीं होता तो उसको मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते, तो 2 के साथ में मैंने लिखा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना बचेगा आपके पास 1। तो कोई भी नंबर का इन्वर्टिबल वो नंबर होता है जिसको आपस में हम अगर ऑपरेशन करवाएं, उसके ऊपर अप्लाई करें, तो हमका आंसर में कितना आ जाए 1। तो 2 का इन्वर्स 1/2। तो हम कह रहे हैं कि कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका अगर कोई इन्वर्टिबल पॉसिबल है, मतलब उसका कोई इन्वर्स पॉसिबल है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करवाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, आई। और ये आई क्या चीज होती है मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जिसका अगर हम सॉल्व करके न्यूमरल वैल्यू निकालते हैं तो वो किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कैंसिल करेंगे 1 आएगा। ऐसे ही मैट्रिक्स में अगर कोई मेरे को एक मैट्रिक्स मिली ए, मान लिया मैंने उसकी इन्वर्स बी के बराबर है, 2 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए, उसका इन्वर्स निकाला, वो किसके बराबर हो गया, बी। हमने निकाला भी था मैट्रिक्स में, हमने ए का कुछ यही वाली प्रोसेस अप्लाई करके हमने ए के लिए एक इन्वर्स निकाला था, उसको बी नाम दिया था। तो ए और बी, अगर बी ए का इन्वर्स है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 1 ही तो मिलेगा ना। लेकिन क्योंकि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो सिंपल 1 तो मिलेगा नहीं, हमको मिलेगा यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो ये एक थ्योरम हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। दिस वन इज अ कंडीशन। ओके, ये कंडीशन होगी तो ही हम कह सकते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी इन्वर्टिबल पॉसिबल है। ओके, तो देखिए हमने तभी भी पढ़ा था कि हमेशा ये ए बी इज इक्वल टू बी ए इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैट्रिक्स इज नॉट फॉलोज द कम्यूटेटिव रूल अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वहाँ कम्पिटिटिव लॉ फॉलो नहीं होता, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ए बी इक्वल टू बी ए कहीं कंडीशन में हमें मिल जाता है और वो इक्वल टू हो जाते हैं आई के, तो हम कहेंगे कि ए का इन्वर्स कौन है, बी। और ऐसा ही हम वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि बी किसका इन्वर्स है, ए का, या बी का इन्वर्स ए है, ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए है, हम कह सकते हैं। तो हम चलिए इसको प्रूव करके बताते हैं, लेकिन इस कंडीशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने क्या माना कि हमारे पास ए और बी दो ऐसे मैट्रिक्स हैं कि ए का इन्वर्स बी है, तो डेफिनेटली उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो ये हमने टर्म यहाँ पे लिख दी। अब डिटर्मिनेंट में पढ़ रहे हैं तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट दे देते हैं। डिटर्मिनेंट देंगे तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, आई रिप्रेजेंटिंग आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हियर। तो इसका जब ब्रेकआउट करते हैं, डिटर्मिनेंट जब ब्रेक होता है तो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेपरेटली ब्रेक हो जाता है। डिटर्मिनेंट ब्रेक किया तो ए का डिटर्मिनेंट ए के पास, बी का डिटर्मिनेंट बी के पास में। ये सारी कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई है, ओके। अब हमको उसने खुद ही दिया हुआ है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो इन्वर्टिबल है इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। तो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ए की जो डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे वो कभी 0 के बराबर तो होगी नहीं, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है। तो हमने ये कंडीशन भी ले ली। अब हम ये चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। ये देखिए, अगर ये चीज़ है हमारे पास में तो डेफिनेटली ए को 0 होना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक कंडीशन तो हमने कंप्लीट कर दी। दूसरी हम नॉन सिंगुलर लेकर के चलते हैं और ये वाली चीज़ को ला करके बताते हैं। तो हमने नॉन सिंगुलर ले लिया। नॉन सिंगुलर लेने के बाद हम उसमें एडजॉइंट ए का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया, यहाँ पर भी किया। तो करने के बाद में हमको क्या मिल जाएगा, ये देखिए एडजॉइंट ए, हम इसका ये जो डिटर्मिनेंट ए है उसका डिवाइड दोनों ही टर्म में कर देते हैं। इसका डिवाइड यहाँ किया तो ये हो गया एडजॉइंट ए के साथ में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। यहाँ पर भी है एडजॉइंट ए के साथ में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू आई। अब ये बताइए ये क्या चीज़ होती है, यही एक फॉर्मूला होता है हमारा ए इनवर्स को फाइंड करने का। जो मैं अभी आपको बता रही थी कि एक फॉर्मूला होता है ए इनवर्स को फाइंड करने का, वो यही फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अभी एडजॉइंट ए क्या है वो देखना बाकी है। तो इस पूरी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए का इनवर्स। और ए का इनवर्स कौन है, अभी इतने पूरी थ्योरम में हम बोलते आ रहे हैं कि बी ही ए का इनवर्स है, तो इस इनवर्स की जगह मैं बी लिख सकती हूँ। ऐसे यहाँ पर ये क्या है हमारे पास में, इस ए का इनवर्स है और इस इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम, बी लिख सकते हैं। तो देखिए ये ए बी इज इक्वल टू बी ए और इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो गया, आई। ये देखिए आपके पास रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है इस चीज का। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में इस थ्योरम का प्रूफ। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, यूज भी होती है, बहुत जगह काम आती है, इसलिए मैंने इस थ्योरम को आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि एक वो दी हुई है मैट्रिक्स आपके पास में, आपको बताना है कि ए एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए के बराबर होता है और हमको ए इनवर्स भी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में मैं आपको 2-3 फंडे और बताऊंगी। जैसे हमने माइनर निकाला, अब हम कोफैक्टर कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो माइनर निकालने के बाद, जैसे हमने माइनर निकाला था, इस क्वेश्चन से हम कोफैक्टर निकाल करके उसका एडजॉइंट निकालना भी सीखेंगे। एडजॉइंट कुछ भी नहीं होता, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनाई हमने, पहले हमने माइनर्स निकाले, उन माइनर्स को हमको निकालने के बाद बस प्लस माइनस से मैचिंग करनी होती है, उसको हम कोफैक्टर्स बोलते हैं। माइनर मतलब किसी भी एलिमेंट के रिगार्डिंग हमने उसकी वैल्यू निकाली, कोफैक्टर मतलब उस एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको प्लस और माइनस दिया। और ये प्लस माइनस देने के लिए आप याद रखना उसकी पोजीशन पे -1 की पावर, वो पोजीशन जो भी हम तो करते आ रहे हैं, 1 की पोजीशन है तो हम उसके लिए क्या कर देंगे, -1 की पावर 1 + 1 मतलब वो स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म आ जाएगी। 1 2 की प्लेस है तो 1 + 2 तो वो हो जाएगा हमारे पास ऑड नंबर, तो ऑड नंबर की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो इतना करने के बजाय आप सिर्फ ध्यान रखना कि अगर एलिमेंट, जिस एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं वो ऑड है तो माइनस लगा दीजिए, वो इवन है तो प्लस लगा दीजिए। बस उसकी हमारे को जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स कहलाती है। और उस कोफैक्टर्स के हर एक रो को अगर हम कॉलम बना देंगे तो वो ट्रांसपोज हो जाएगी, उसको हम एडजॉइंट ए बोलते हैं। एडजॉइंट ए नथिंग बट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, नथिंग। तो
तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली चीज हम ये फाइंड करके बताते हैं, फिर हम इसका ए इनवर्स निकालते हैं। तो चलिए, इसको फाइंड करने के लिए सब चीज़ों को, चाहे इनवर्स निकालना हो, चाहे ये वाला पॉइंट हमको निकालना हो, हमको डिटर्मिनेंट ए तो निकालनी है। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। और अगर ए इनवर्स का क्वेश्चन आया तो आपकी सबसे पहले स्टेप भी यही होनी चाहिए कि सबसे पहले आप देखें कि हमारा जो वो मैट्रिक्स है वो इनवर्स लेने के लिए सिंगुलर या नॉन सिंगुलर में से क्या है। तो हम पहले चेक करेंगे कि वेदर इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट हमारे पास में क्या आया, 1। 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम कह देंगे कि हाँ, गिवन मैट्रिक्स हमारी कैसी है, नॉन सिंगुलर है। और नॉन सिंगुलर होने के कारण हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम निकालने लग जाते हैं हमारे एडजॉइंट। जैसे माइनर के लिए हमने कैपिटल M का यूज किया था ना, वैसे ही एडजॉइंट के लिए हम कैपिटल A का यूज करेंगे। तो हम सारे हमारे एडजॉइंट्स निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड सो ऑन। और इन सभी को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में जब लिख देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, एडजॉइंट है। अच्छा, एडजॉइंट है कैसे आया, मैं आपको एक बार और रिपीट कर रही हूँ। वी हैव टू फाइंड दी माइनर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑल एलिमेंट्स, देन पुट द साइन अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन। कैसे, -1 की पावर दैट पोजीशन, -1 की पावर दैट, वो भी प्लस में। और उसके बाद ये हमारे सारे एडजॉइंट आ जाते हैं उसके ट्रांसपोज बन के। तो ये हमारे पास में हो गया एडजॉइंट ए। हमको क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ए। ए तो हमारी दी हुई मैट्रिक्स है, और ये हमने ये वाला जो एडजॉइंट ए हमारा है उसको हमने इस पर मल्टीप्लीकेशन किया। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है, मैंने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना बताया था, एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये प्लेस, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दिस प्लेस, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दिस प्लेस। फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकेंड रो को उठाएंगे, फिर तीनों रो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो मिल जाएगी। फिर थर्ड रो उठाएंगे और तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो मिल जाएगी। इनको सम अप करेंगे तो हमको आंसर उसका जो भी आएगा वो क्या मिल रहा है, देखिए आप यहाँ पर हमको मिल रही है एक डायगोनली प्लेस पे 1 1 1 और 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। और ऐसा डिजाइन हमने पहले भी कहीं देखा हुआ है और जिसका नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। इसकी वैल्यू भी हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 1। तो ये कितना हो गया आपके पास में, डिटर्मिनेंट ए डॉट आई। तो देखिए डिटर्मिनेंट ए कितना था हमारे पास में, ये 1 ही था जब हमने निकाला था डिटर्मिनेंट। ये देखिए आपके पास हमने जब इसका डिटर्मिनेंट निकाला था तो हमारे पास में 1 आया था ना। और हमको प्रूव क्या करना था कि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर हो जाए, डिटर्मिनेंट ए और डॉट आई के। तो डिटर्मिनेंट ए हमारे पास में कितना है, 1। तो देखिए ये हमारे पास में आ गया, यहाँ पर ये हमारे पास है 1 और डिटर्मिनेंट आई। तो ये हमने एक चीज तो प्रूव कर दी। अब हमको दूसरा निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का हमारा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए हम निकाल चुके हैं, 1 हमारे पास आया हुआ है। एडजॉइंट ए आपके पास में ये रहा, बस इसका मल्टीप्लीकेशन आपको इसके अंदर करना है और हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास में हमने एरिया निकालना सीख लिया, इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो देख लिया। एप्लीकेशंस और डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे मैट्रिक्स की, कुछ कंसिस्टेंस इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। तो हमारे को मोस्ट ऑफ एप्लीकेशंस जो डिटर्मिनेंट्स की लगती है वो एक तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए होती है और दूसरा होता है किसी भी दी हुए कोई सिस्टम दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस का, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। तो कंसिस्टेंसी क्या चीज़ होती है, कंसिस्टेंसी मीन्स दैट होता है कि वेदर दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ सोल्यूशन और नॉट। अगर कोई सोल्यूशन है देन वी विल से इट इज कंसिस्टेंट, और अगर सोल्यूशन नहीं है देन वी विल से इट इज इनकंसिस्टेंट। तो इस पर भी हम कुछ एक क्वेश्चन के वाया में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम लीनियर इक्वेशन का इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके पास में ऐसे कोई सिस्टम्स दिया होगा इक्वेशंस का, मतलब मोर देन 1 इक्वेशंस आपके पास में दी हुई होंगी और वो सब लीनियर इक्वेशन ही होंगी। ये देखिए सारी लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स के साथ, 2 वेरिएबल्स में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, 3 वेरिएबल्स में 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल्स है और 3 वेरिएबल्स है तो आपके पास में 3 मैट्रिक्स का सिस्टम भी दिया। मे भी पॉसिबल कि 3 ना दिया हो तो भी चलता है, क्योंकि हम उसको कंप्लीट करने के लिए 0 0 0 ऐड कर देते हैं। लेकिन जितने वेरिएबल होंगे उतने बाय उतने की ही मैट्रिक्स आपके पास में होगी। तो हमारे पास में 3 मैट्रिक्स दी हुई है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब आपको इक्वेशन का सिस्टम दिया हुआ हो तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए
यहाँ पर इक्वल के इधर आपके पास में ना तो कोई वेरिएबल है ना ही कोई कोएफिशिएंट है, केवल कुछ नंबर्स दिए हुए होंगे, उस एक मैट्रिक्स को हम बना देते हैं और उसको बोलते हैं हम बी। ये एक फॉर्म होता है। ये कैसा फॉर्म होता है? AX इज इक्वल्स टू बी का फॉर्म होता है, जिसमें A क्या होता है? A इसमें से ये जो A B C या हमारे जो नंबर्स होंगे या हमारे जो कोएफिशिएंट्स होंगे उनकी मैट्रिक्स होगी। X मतलब हमारे जो वेरिएबल्स होंगे उनकी कॉलम मैट्रिक्स होगी, और B मतलब इक्वल के उधर जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, जो नंबर्स दिए हुए हैं, उनकी कॉलम मैट्रिक्स होगी। तो हम इस पूरे सिस्टम से ये 3 मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं। पहला हमारे पास A, जिसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 की मैट्रिक्स हो गई। X हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, X Y और Z। देखिए X Y और Z, इसकी हम कॉलम मैट्रिक्स को हमको बार बार नहीं लिखना, एक बार X एक बार Y एक बार Z, वो भी कॉलम में लिखना है, पहले में X दूसरे में Y तीसरे में Z। और यहाँ पर की जो भी मैट्रिक्स है हमारे पास वो भी क्या हो गई? कॉलम मैट्रिक्स रेडी हो गई। तो ये हमारा सिस्टम हो जाता है, और इस सिस्टम से हम A इनवर्स, इसका सॉल्यूशन देखने की सॉल्यूशन है कि नहीं है, और इसके साथ हम A इनवर्स की मेथड यूज करेंगे। तो देखिए हमने पहले ये मैट्रिक्स का सिस्टम को तोड़ के मैट्रिक्स जैसा एक कुछ फॉर्म बना लिया है, उसको हम बोलते हैं AX इक्वल टू B। AX इक्वल टू B को हमको देखना है कि अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, ऑलरेडी ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अगर वो नॉन सिंगुलर भी तो इसका A इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। तो देखिए AX इक्वल टू B लिखा हमने। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स है, हम सिंपल हमारा न्यूमेरिकल अलजेब्रा यूज़ नहीं कर रहे, तो हम किसी भी चीज़ को क्रॉस या ऐसे यहाँ से वहाँ नहीं भेज सकते। हमको इसको क्रॉस करने के लिए ये सब मैट्रिक्स है, ये A एक मैट्रिक्स है, ये B एक मैट्रिक्स है, इसमें हमारे नॉर्मली अलजेब्रा के ऑपरेशंस यूज नहीं होते। तो हमको अगर इस A को हटाना है या इस A को उधर पहुंचाना है तो हमको उसके ही साइमल्टेनियसली कुछ ऐसा मैचिंग करना पड़ेगा मैट्रिक्स से रिलेटेड कि हम उसको क्रॉस कर सकें। तो देखिए इस A के लिए, क्योंकि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर है, तो A का एक इन्वर्स भी होगा। तो हम एक काम करते हैं, एक A इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन इधर, और अगर इक्वेशन है तो डेफिनेटली LHS में जो किया है वो RHS में, RHS में जो किया है वो LHS में, दोनों तरफ करना पड़ता है। तो A के इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ, तो A के इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ। इस A इन्वर्स और A इन्वर्स को काटा नहीं है। A इन्वर्स और A का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, अभी हमने पढ़ा कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के बराबर बता दिया। यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, और किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास x का x रह जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन किस फॉर्म में आ गया है? x इक्वल टू A इनवर्स B। इस मेथड से हम, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इसको मेथड को बोलते हैं हम सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इस मेथड पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके बताते हैं कि वो कैसे हमारे को आंसर देता है। पर इस सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कुछ केसेस अराइज होते हैं। हमारे पास क्या केसेस अराइज होते हैं? देखिए अगर हम केस फर्स्ट, तो हमने ये ले लिया कि केस हमारे पास है फर्स्ट, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। तो ये हमारा पहला केस है जब हमारे पास जो मैट्रिक्स दी हुई थी वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी, ठीक है। अब दूसरे केस में हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर, तो हम मान के चल रहे थे कि A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमारे को वो कंडीशन मिली, लेकिन अगर ये हमारी A सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, मतलब अगर हम A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो इक्वल टू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि इन दिस केस हमारे पास में कोई भी सॉल्यूशन उन सिस्टम्स का है ही नहीं, और जब सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो हम उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हमको दो कंडीशन लेके चलनी है कि क्या वो सिंगुलर है तो नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। इफ दे आर non-singular then there is a solution, then we can say that the system is consistent, okay। so go with the solution। एक क्वेश्चन लिया है हमने, दो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशन में दो लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो डेफिनेटली 2 क्रॉस 2 का आपके पास एक मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स हो गया। वही बनाना है आपको ax प्लस बी। ax प्लस बी को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा। ax प्लस बी बनाना है। a मीन्स दैट द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स, x मीन्स दैट द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, एंड b इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स की b, ये वेरिएबल्स की x और बाकी कोएफिशिएंट्स की a मैट्रिक्स बन चुकी है। स्क्वायर मैट्रिक्स है।
इसको देखना है हमें कि वेदर इट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. सो वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. फाइंड किया, इट इज इक्वल टू -11 विच इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स द इक्वेशन द गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर है तो सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, सिस्टम हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट है. तो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने अभी फॉर्मूला एक निकाला था कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता है. x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता है. तो हम पहले निकाल लेते हैं a इनवर्स, क्योंकि हमको ये a इनवर्स तो चाहिए होगा, b तो हमारे पास ऑलरेडी रेडी है यहाँ पर, लेकिन a इनवर्स तो चाहिए ना. सॉल्यूशन, अच्छा सॉल्यूशन निकालना किसका है, सॉल्यूशन उसका निकालना. सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एक चीज़ जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता हो उसको फाइंड करना. तो कांस्टेंट की वैल्यूज कभी फाइंड करना होती, ये 1 लिखा, ये 7 लिखा. इस 1 और 7 को अगर इस बोर्ड पर आप 1 7 पढ़ रहे हैं तो इस वर्ल्ड में कहीं पर भी खड़े होकर के इस एक्सप्रेशन को आप 1 और 7 ही पढ़ेंगे. इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, इससे तो हम इन्हें कांस्टेंट कहते हैं. वैल्यू किसकी चेंज होगी, इस x की और y की, ये वेरिएबल्स हैं. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दीज x एंड y बाय दिस एक्सप्रेशन एंड बाय दिस मेथड. तो हमें फाइंड क्या करना है, इस वाली टर्म की वैल्यूज निकालने की. x की वैल्यूज क्या होगी, y की वैल्यूज क्या होगी. अगर उन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करें तो हमको यहाँ 1 मिलना चाहिए और यहाँ पर 7 मिलना चाहिए. तो हमने सॉल्यूशन इसीलिए निकाला, x इज इक्वल्स टू क्या निकाला, a इनवर्स b. तो उस x इज इक्वल्स टू को फाइंड करने के लिए मेरे पास a इनवर्स तो होना चाहिए. और a इनवर्स निकालना, अभी जस्ट प्रीवियसली हमने देखा कि a इनवर्स का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a. तो हम वो निकाल लेते हैं. अच्छा 2x2 के मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती. 3x3 में हमें माइनर कोफैक्टर वगैरह निकालने रहते हैं. 2x2 में एक छोटी सी ट्रिक लगा करके आप उसकी एडजॉइंट निकाल सकते हैं. क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं अभी तो सेम एलिमेंट्स हैं, दैट्स वाई. अदरवाइज वी आर हैविंग डिफरेंट एलिमेंट्स, सो वी हैव टू चेंज द प्लेस ऑफ दीज एलिमेंट्स. डायगोनली एलिमेंट्स की प्लेस चेंज करना है. मान लीजिए यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 1 होता, तो यहाँ पे हो जाता 1 और यहाँ पे हो जाता 4. लेकिन यहाँ पे सिमिलर है तो 2 2 चेंज नहीं हुआ. और अदर जो एलिमेंट्स है हमारे डायगोनल प्लेस को छोड़कर वहाँ पर हमको साइन को चेंज कर देना. सो वी आर हैविंग बोथ द क्वांटिटी इन अ पॉजिटिव साइन. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे और यहाँ पर इन दोनों के प्लेसेस को चेंज कर दिया. ये 2x2 के एडजॉइंट की मेथड है ओनली. इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द मैट्रिक्स विथ ऑर्डर 3x3. ओके, तो 2x2 में हमने क्या किया, डायगोनली प्लेस के एलिमेंट्स को रिप्लेस और अदर एलिमेंट्स के साइन चेंज. ये एडजॉइंट हो गया. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, a इनवर्स मिल जाएगा. और सॉल्यूशन क्या बोलता है कि x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b. तो ये a इनवर्स मैंने यहाँ लिखा, ये b यहाँ से लेकर आए, इसको सॉल्व करा. सॉल्व करने के बाद में देखो ये एक मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स है और इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है. क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका ऑर्डर मेरे पास में 2x2 है और इसका ऑर्डर मेरे पास में 2x1 है. तो जहाँ इसका ऑर्डर खत्म हुआ वहाँ इसका ऑर्डर शुरू हुआ. मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया था कि तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जब इसके कॉलम्स इसकी रो के बराबर होते हैं. तो यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं तो यहाँ पर 2 रो हैं आपके पास, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं. इसको मल्टीप्लाई किया, ये किसके बराबर है, 3 - 1. मतलब ये x की वैल्यू किसके बराबर है, इस 3 के, और ये y की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के. आप अपने क्वेश्चन में रख के देख लीजिए कि ये सही है या नहीं. तो इस मेथड से हमने सबसे पहले चेक किया डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर है कि नहीं. फिर हमने हमारा वो फॉर्मूला अप्लाई किया, x इज इक्वल टू a इनवर्स b. इसके लिए हमने a इनवर्स को फाइंड किया, सारी वैल्यू पुट करी और हमारा सॉल्यूशन आ गया. सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम हैज एन सॉल्यूशन, और वो क्या है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1. सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मीन्स इट हैज अ सॉल्यूशन. एक और क्वेश्चन है आपके पास में, आप उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा और वहाँ से ये x y की वैल्यू निकालिएगा. ये कुछ उस क्वेश्चंस हैं आपके सामने, आप इनको प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा. ये एडजॉइंट a हमने निकाले हुए हैं. एडजॉइंट a इसलिए निकालना ज़रूरी है क्योंकि हमको a इनवर्स चाहिए. a इनवर्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मूला बोलता है कि x इक्वल टू a इनवर्स b चाहिए, तो a इनवर्स तो लाना पड़ेगा. तो ये a इनवर्स उसके साथ b, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, y की निकालेंगे, z की निकालेंगे. लेकिन अगर सबसे पहली ही टर्म हमारी वो सिंगुलर हो जाता है,
मतलब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमको आगे प्रोसीड होने की ज़रूरत ही नहीं है। हम हमारा शॉर्ट में आंसर लिखेंगे द ए इनवर्स टू फाइंड द ए जो सिस्टम है, क्योंकि हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, सिंगुलर, तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशंस आर नॉट पॉसिबल। ओके, सो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। दिस इज द समरी फॉर दिस टॉपिक। हमने जो जो चीज़ें इसमें पढ़ी है वो सब आपके लिए समरी इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरे चैप्टर पूरे लेक्चर को देखने के लिए एग्ज़ाम टाइम पे, तो आप समराइज़ करके यहाँ से चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास ए है, इसका ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1x1 की, तो इसका डिटर्मिनेंट भी A11 ए के एलिमेंट के साथ में होता है। अगर हमको इस मैट्रिक्स का 2x2 का डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसकी प्रोसीजर ये होती है। 3x3 के लिए हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में उसको एक्सपांड करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश जो लगा होता है उसको हम ट्रांसपोज ऑफ दैट डिटर्मिनेंट बोलते हैं। कॉलम्स के लिए, रोज के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी है, वो सारा आपको यहाँ पे समराइज किया हुआ है। इस समरी को आप देखिएगा, समझिएगा। दिस इज द सिस्टम के लिए हमको ए निकालना है, एक्स निकालना है, बी निकालना है, देन वी हैव टू चेक द सिस्टम इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर है तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर नॉन सिंगुलर है तो हमारा सॉल्यूशन होगा, हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए इनवर्स के लिए, ये आप याद रखिएगा। इस ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए जो निकाला जाता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। दिस वन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से हम इन्वर्टिबल फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं। और ये सिस्टम के लिए ये ट्रायंगल का फॉर्मूला जो हमने देखा कि एरिया कैसे निकालता है, तो उसका ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कुछ टर्म्स हैं आपके पास में कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे कि हाँ वहाँ पर एक सॉल्यूशन है और वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखा अभी हमने प्रीवियसली क्वेश्चंस में एक्स की एक वैल्यू आ रही है, वाई की एक वैल्यू आ रही है, पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, और z की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, तो हम इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे क्या हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता, हम उसको बोलते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो इनकंसिस्टेंट है। तो ये हमारे पास में कुछ ये पूरे टॉपिक की समरी थी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। ये पूरा जो लेक्चर है इसने आपकी पूरी एक 5th चैप्टर को कवर किया हुआ है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.